हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग बिलियन जो कि 12th क्लास का पहला चैप्टर है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हेनरी का नियम। ये बहुत पेपर में आता है। हेनरी का नियम और उसका अनुप्रयोग कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के विषय में आज हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो हेनरी का नियम है क्या और किस चीज़ के लिए दिया गया है। तो गाइस, हेनरी का नियम गैस की द्रव में विलेयता के बारे में बताता है। गैस की द्रव में विलेयता का मीनिंग क्या है। जब भी कोई गैस को हम किसी द्रव में घोलते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा ठेले वाला जो कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर बेचता है, वो रेशा बना लेता है और सोडा वाटर बेचता है। या कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस घुली होती है, या तालाब के अंदर वायु घुली होती है, ऑक्सीजन घुली होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु क्या करते हैं, उसमें सांस लेते हैं। तो इसी के संबंध में हेनरी ने अपना एक नियम दिया है जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। मैंने यहाँ लगा दिया है, जल्दी से समझेंगे हम इसको। हेनरी का नियम कहता क्या है कि जब स्थिर ताप पर किसी गैस को किसी द्रव में क्या करते हैं, घोलते हैं। या मैंने अपने हिसाब से लिख दिया आपके लिए। जब स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में घोलते हैं, ताप स्थिर क्यों किया है अभी हम लोग 2 मिनट बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। स्थिर ताप पर जब किसी गैस को किसी द्रव में घोलते हैं तो गैस क्या लगाएगी, द्रव के ऊपर दाब लगाएगी। हम जब गैस को द्रव में घोलेंगे तो गैस क्या लगाएगी, दाब। और जितना ज्यादा दाब लगाएगी द्रव के अंदर गैस उतनी ज्यादा घुल जाएगी। मतलब दाब जितना ज्यादा होगा गैस की द्रव में विलेयता उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो हेनरी का नियम है किसके लिए, हेनरी का नियम है गैस की द्रव में विलेयता के लिए। और ये नियम बताता क्या है, ये नियम ये कहता है कि जब स्थिर ताप पर किसी गैस को किसी द्रव में घोलते हैं तो गैस द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब उस द्रव में घुले गैस के मोल प्रवाह, ये जो गैस घुल गई है इसका हम कह देंगे गैस का हिस्सा, इसे हम कह देंगे मोल प्रभाज। किसका, गैस का हिस्सा जो खुल गया, और इसे हम लोग दिखाएंगे एस एक्स से। तो अगर जो दाब जो माना उसे अगर मैं P मान लूं और गैस द्रव में घुले गैस के मोल प्रभाज को मैं x मान लूं, तो ये नियम कह रहा है कि स्थिर ताप पर जब किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो P कौन है, गैस द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब उस द्रव में घुले गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये इतना सा नियम है। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, स्थिर ताप पर जब हम किसी गैस को किसी द्रव में घोलते हैं तो गैस द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब, जब भी गैस को द्रव में घोलोगे गैस पहले द्रव पर दाब लगाएगी और फिर द्रव में घुलना शुरू हो जाएगी, और जितना ज्यादा द्रव पर दाब लगाएगी उतना ज्यादा ही गैस उस द्रव में घुलेगी। तो एक लाइन में कह सकते हैं कि जब दाब ज्यादा होता है तो गैस की द्रव में विलेयता ज्यादा होती है। ठीक है, नियम क्या बनता है, P कौन हो गया, गैस द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब, X क्या हो गया, द्रव में घुले गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो जो नियम लिखा हुआ है वो एक लाइन का है, अपने पास से बना सकते हैं कि स्थिर ताप पर जब किसी गैस को किसी द्रव में घोलते हैं तो गैस द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब उस गैस में घुले उस द्रव में घुले गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जब हम लोग इस साइन को हटाते हैं, हमने इस साइन को हटाया तो हमने एक नियतांक ले लिया KH और X, और इसे कह दिया जहां KH कौन है, हेनरी ने लिया है, तो जहां KH हेनरी का नियतांक है। अब इस परिभाषा में हमने एक पॉइंट बोला था अभी कि हमने ताप स्थिर क्यों किया, स्थिर ताप पर क्यों बोलते हैं। तो बच्चों सबको पता होना चाहिए, ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो गैस द्रव में घुलने की जगह, गैस के अणु घुलने की जगह क्या हो जाएंगे, उत्तेजित होकर बर्तन को छोड़कर, द्रव को छोड़कर निकलने लग जाएंगे। इसीलिए हमने जब भी विलेयता की बात करेंगे, किसी भी चीज की विलेयता की बात करेंगे तो हम ताप कर लेंगे स्थिर, स्थिर ताप का परिभाषा भूलेंगे। तो ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है, इसलिए हमने क्या कर लिया है, द्रव ताप को स्थिर किया है, परिभाषा में ये लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं अगर हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की, ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी के हिसाब से। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बहुत सरल है। जो आपने सोडा वाटर देखी है, कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर की बोतल जो होती है उसके अंदर सोडा वाटर के अंदर CO2 गैस को घोलने के लिए बोतल के अंदर का दाब क्या कर देते हैं बच्चों, ज्यादा कर देते हैं, जिससे जो CO2 गैस है वो द्रव के अंदर घुली रहे, और हम जब उसको पीते हैं तो जो हमें कसैला टेस्ट आता है वो CO2 का आता है। वही जब हम बोतल खोल देते हैं तो बोतल खोलने के बाद जो बोतल के अंदर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिससे CO2 की द्रव में विलेयता कम हो जाती है और कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट खराब हो जाता है।
और देखो ताप स्थिर रखने का भी वहां भी एक पॉइंट है, अगर हम कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ी बहुत देर तक CO2 गैस उसमें घुली रहती है, जिससे टेस्ट खराब नहीं होता है। तो पहला अनुप्रयोग हमारा क्या है, पहला अनुप्रयोग है कार्बोनेटेड सोडा वाटर में अधिक दाब पर CO2 गैस की विलेयता सोडा वाटर में अधिक होती है। जितना ज्यादा सोडा वाटर के अंदर, बोतल के अंदर का दाब जितना अधिक होगा, CO2 उसमें उतनी देर तक घुली रहेगी। ऐसे ही हमने जो आपने देखा वो सिकंजी बनाने वाला होता है, जो ठेले पे सिकंजी बनाता है, वो अपनी सिकंजी बनाने के लिए एक प्रेशर पंप ले लेता है, उसके अंदर सोडा वाटर डाल देता है, उसमें प्रेशर ज्यादा करता है ताकि सोडा वाटर में क्या रहे, CO2 डिजोल्व है। वो टेस्ट बना बना के पिलाता है जो लिम्का उमका के वो। अगला क्या है, ये एनोक्सिया वाला पॉइंट है, ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर। अब ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर दूसरा एप्लीकेशन क्या कहता है कि ऊंचे जब पहाड़ी इलाकों पे जाएंगे तो वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा और वायुमंडल कम हो जाएगा। जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो हमारे रक्त में, रक्त कौन है, द्रव, और O2 कौन है, गैस। जब हम इस वायुमंडल दाब पर हैं, जब हम पृथ्वी के सरफेस पर हैं, तो यहाँ पर वायुमंडल दाब ठीक है, वायुमंडल दाब ठीक है, तो ऑक्सीजन की हमारे रक्त में विलेयता भी ठीक है, हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ठीक से हो रहा है। बट जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, ऊंची पहाड़ी इलाकों पे जाएंगे, तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी और वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाएगा, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता, हेनरी क्या कह रहा है, दाब कम तो दाब कम तो गैस की द्रव में विलेयता भी कम। तो रक्त हमारा कौन है, द्रव, और ऑक्सीजन कौन है, गैस। तो जब दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता भी कम हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, और जो भी पर्वतरोही है, पर्वत चढ़ने वाला है, उसको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है। इस घटना को, इस बीमारी को एनोक्सिया कहते हैं, ऑक्सीजन का ना मिल पाना। क्या कहलाएगा, एनोक्सिया। तो बात क्या बनी है, ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर वायुमंडल, आंसर लिखा हुआ है, मैंने समझा दिया, मगर यहाँ पूरा लिखा है कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर वायुमंडल दाब कम होने के कारण रक्त में O2 की विलेयता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है, और जिससे मस्तिष्क तक O2 नहीं पहुंचती और व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता, निर्णय नहीं ले मिलता, और इस बीमारी को क्या कहा जाता है, एनोक्सिया। इस बीमारी को हम लोग कहते हैं एनोक्सिया। समझ गए बाबू। अगला क्या है, तीसरा पॉइंट, जो गोताखोर होते हैं, स्कूबा डाइवर होते हैं, जो समुद्र में नीचे जाते हैं। अब समुद्र में जितना गहराई में जाओगे, पानी का दाब बढ़ता जाएगा, पानी का वजन बढ़ता जाएगा, जितना नीचे जाओगे, तो समुद्र तल में नीचे जाने पर दाब अधिक होता है। जब दाब अधिक होगा तो हमारे रक्त में, अब यहाँ पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट समझते हैं। गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो वो अपने संग सांस लेने के लिए सिलेंडर लेके जाते हैं। वो देखा होगा उनकी पीठ पे एक जेट पैक जैसा सिलेंडर लगा होता है, फिर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, जिससे वो पानी में क्या करेंगे, सांस लेंगे। भाई गोताखोर पानी में, जल में से सांस नहीं ले सकते, उनके गलफड़े नहीं है, हमारे फेफड़े हैं। गलफड़े जिनके होंगे वो पानी में से ऑक्सीजन ले लेंगे। ह्यूमन के कौन है, फेफड़े। तो जब फेफड़े हैं तो हमें फेफड़ों से सांस लेनी पड़ेगी, तो हमें क्या ले जाना पड़ेगा साथ में, गोताखोरों को अपने साथ में वायु के सिलेंडर ले जाने पड़ेंगे। अब बात आती है, अगर वायु के सिलेंडर ले गए तो वायु में सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन। तो जब अभी इस समय मेरे ब्लड में, आपके ब्लड में, जब आप पृथ्वी तल पर हो तो नाइट्रोजन नहीं घुल रही है, केवल ऑक्सीजन घुल रही है। मगर जब समुद्र तल में नीचे जाएंगे तो दाब अधिक होने की वजह से हमारे रक्त में नाइट्रोजन गैस भी घुल जाएगी। अगर हम सादा वायु लेके जाते हैं तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन गैस के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी घुल जाएगी। घुल जाने में कोई दिक्कत नहीं, बट वापस तो ऊपर ही आएंगे। जब समुद्र तल से ऊपर वापस आएंगे तो दाब कम होने लगेगा। तो जो नाइट्रोजन पहले हमारे रक्त में घुल गई थी, अब वो नाइट्रोजन क्या होने लगेगी, बबल्स बन के, बुलबुले बन के रक्त में से बाहर निकलने लगेगी, जिससे रक्त के प्रवाह में अवरोध आएगा और व्यक्ति की दर्द के साथ तत्काल प्रभाव से डेथ हो जाएगी। इसलिए वायु के सिलेंडर को गोताखोर अपने साथ नहीं ले जा सकते, सिलेंडर में वायु भर के नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर वायु ले गए तो नाइट्रोजन रक्त में घुलेगी अधिक ताप पर और कम ताप पर निकलकर बबल बनाकर व्यक्ति की मृत्यु कर देगी। तो क्या ले जाते हैं, तो जो गोताखोर होते हैं अपने साथ वायु के, अपने साथ हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, हीलियम का प्लस ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, इन तीनों का क्या ले जाती है, मिक्सचर लेके जाते हैं। मिक्सचर लेके जाते हैं प्रतिशत मात्रा में, ठीक है। अब ये आप ढूंढो, वरना मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि जो गोताखोर अपने संग सिलेंडर ले जाते हैं उसमें हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में लिखवाया है।
तो हीलियम क्या करती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की कंसंट्रेशन को हमारे रक्त में संतुलित बनाए रखती है और खुद भी नहीं घुलती है और इनकी भी मात्रा को घुलने से कम करती है, जिससे नाइट्रोजन रक्त में नहीं घुलती और व्यक्ति की डेथ नहीं होती। अब किसी ने मुझसे कहा सर केवल ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाओ तो क्या होगा? अगर केवल ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाओगे बच्चों, तो जब अर्थ में नीचे पहुंचोगे तो दाब ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की रक्त में सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा घुलेगी। ज्यादा से ज्यादा घुलेगी तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होने की वजह से जो वेन्स हैं, नसें हैं, उन पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, दाब पड़ेगा। और जब लौट के व्यक्ति वापस आएगा तो उसे बहुत ज्यादा क्रैम्प आएंगे, पेनफुल इफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा उसके शरीर में दर्द होगा। इसलिए कभी कभी जब तुम स्विमिंग पूल में नहाते हो, नदी तलैया में नहाते हो, तो थोड़ी बहुत देर बाद बॉडी में बहुत तेज दर्द होता है, क्योंकि उस समय हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा घुलती है और मसल्स पर ज्यादा प्रभाव आता है, तो दर्द होने लगता है। इसलिए केवल ना तो ऑक्सीजन ले जा सकते हैं और ना ही केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायु ले जा सकते हैं। कौन सा मिश्रण ले जाते हैं बच्चों? हीलियम और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण। अब ये तो हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हो गए। अब अगर मैं कुछ बातें करूं हेनरी के नियम से संबंधित, मुझे लगता है आप लोग हेनरी का नियम आराम से याद कर लेंगे। अगर मैं हेनरी के नियम से संबंधित कुछ बातें कर लेता हूं, तो पहली बात मेरी आ जाएगी कि जो हेनरी का नियतांक होता है KH, वो ताप के समानुपाती होता है। ताप के समानुपाती मतलब ताप बढ़ने के साथ साथ KH का मान बढ़ता है, ताप घटने के साथ साथ KH का मान घटता है। और जो ताप होता है, ताप जो होता है वो गैस की द्रव में विलयता, गैस की विलयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस की विलयता के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ताप बढ़ने पर गैस की द्रव में विलयता घटती है। क्यों घटती है, कैसे बताओगे? ताप बढ़ेगा तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो द्रव में सेटल होने की जगह, द्रव में बैठने की जगह वो क्या होने लग जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो गैस की द्रव में विलयता कम हो जाएगी। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि गर्मियों के दिनों में तालाब में रहने वाले जीव जंतु की मृत्यु होने लगती है, क्यों? या एक क्वेश्चन ऐसे आया है, बोर्ड में इसी साल आया है कि गर्मी की अपेक्षा सर्दी में पानी में रहने वाले जीव जंतु आराम से जीवित रहते हैं, आराम से रह पाते हैं, क्यों? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ताप विलयता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ताप गैस की विलयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब गर्मी के दिन होते हैं तो ताप बढ़ने की वजह से गैस की द्रव में, मतलब ऑक्सीजन गैस जो पानी के अंदर है, उसकी वायु के, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है उसकी विलयता घट जाती है, जिससे उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो मरने लगते हैं। वही अगर बात करें सर्दियों की, सर्दी में ताप कम है, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में वायु में घुली रहेगी, ऑक्सीजन घुली रहेगी, जीव जंतुओं को मिलती रहेगी, जो उसके अंदर रहने वाले जीव उन्हें मिलती रहेगी, वो आराम से क्या करेंगे, जीवित रहेंगे। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि गर्मियों की तुलना में सर्दियों में जीव जंतु, जल में रहने वाले जीव जंतु आराम से जीवित रहते हैं, आराम से रहते हैं, क्यों? तो आप बता पाएंगे। तो हमने ये समझा कि जो विलयता होती है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती, और जो KH होता है वो ताप के व्युत्क्रम समानुपाती। तो इसका मतलब KH क्या हो गया? KH विलयता के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है कि KH का मान बढ़ेगा तो गैस की विलयता घटेगी। क्या लिखेंगे? KH का मान बढ़ने पर गैस की विलयता द्रव में घटती है, द्रव में विलयता घटती जाती है। अब मान लो तुम्हारे लिए एक MCQ दे दिया, 1 नंबर का सवाल तुमको दे दिया, 3-4 तुमको दे दिए वैल्यू, जैसे कह दिया KH की ABCD 3 गैसें बोल दी, तुमसे कह दिया ABC 3 गैसें हैं, ये गैस हो गई, और इनके लिए KH का मान दे दिया, इसका KH का मान 2 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 1 है। कहते हैं द्रव में कौन ज्यादा विलय होगी? तो बच्चों जिसके KH का मान छोटा होगा उसकी विलयता ज्यादा होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा C की विलयता ज्यादा होगी, A की उससे कम होगी और B की उससे कम होगी। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि तुम्हें हेनरी का नियम समझ आ गया होगा। हेनरी का नियम क्यों दिया है? हेनरी एक बात कहना चाहता है, बस इतनी सी, कि अगर दाब ज्यादा होगा तो गैस की द्रव में विलयता ज्यादा होगी, दाब कम होगा तो गैस की द्रव में विलयता कम होगी। इस हिसाब से हमारा पॉइंट बनता है
नियम याद करिए बोर्ड के लिए। यहाँ पर 3-4 हमने अनुप्रयोग लिख दिए, वो याद करिए। के एच की वैल्यू की बातें हो गई, ये बात कीजिए। विलयता के लिए ताप का प्रभाव पढ़िए। मुझे लगता है पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, बाय बाय।